बच्चों पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखिए इस उम्मीद है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई एनटीए की तरफ से, पर उम्मीद है कि कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी कर देगा फॉर्म फिलअप करते वक्त ही। एक्चुअली क्या हुआ है कि जेई मेंस में ना कास्ट सर्टिफिकेट के आईडी इशूइंग अथॉरिटीज़ का कॉलम दे दिया है। आप उसको फिल करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नीट के फॉर्म में भी जो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगी, ये कंपलसरी कर दे। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि नीट पेपर लीक मामले में ना ये बात कोर्ट में उठाई गई थी कि भाई एनटीए फॉर्म भरवाता है, कोई भी रेसिडेंशियल लिख देता है, कोई भी कास्ट लिख देता है, बाद में सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो शायद एनटीए ने इसलिए इस चीज़ को किया है। आपको बता दूं बच्चों कि इससे घबराने की बात, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे इसी में उलझ के रह गए। अरे भैया आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है ना, बस आप उसी का आईडी डाल दीजिएगा, इश्यूइंग अथॉरिटी का डाल दीजिएगा, बस। नॉन क्रीमी लेयर ईयर टू ईयर डिफर करता है। यार आपका जो कास्ट है वो तो है, डिफर तो इनकम लेवल करेगा ना एवरी ईयर। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो आपको हर साल अपने इनकम का सर्टिफिकेट देना होगा, कि आप क्रीमी लेयर में तो नहीं आते हैं, वो चेंज होता है। फॉर्म भरने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी है आपको। जब एडमिशन होगा तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप दे दीजिएगा अलग से। कई स्टेट्स हैं जो ओबीसी के साथ ही, मतलब सर्टिफिकेट के साथ ही क्रीमी लेयर दे देते हैं। और अगर नहीं भी है आपके पास तो घबराने की बात नहीं है, और अगर मुमकिन है तो बनवा लें। हो सकता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी मांगे तो बेटा रेसिडेंशियल भी बनवा ले साथ साथ। पर अगर इन केस आप बहुत परेशानी है, नहीं बन पा रहा है, तो पुराने वाले से भी काम चल जाएगा। बस एडमिशन के वक्त नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चे परेशान हैं कि लिमिट्स द अटेम्प्ट, जो रिकमेंडेशन आया है, एक कमेटी बनाई गई थी कि क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है नीट में। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है, मेरे ख्याल से राधा कृष्णन कमेटी का नाम था, वो चेयरपर्सन थे। तो ये उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो अटेम्प्ट है ना इनसे नीट की अनलिमिटेड है, उसको लिमिट किया जाए। और भी कई सुझाव दिए हैं कि ऑनलाइन पेपर लिया जाए, हाइब्रिड मोड में लिया जाए, ताकि लीकेज की संभावनाएं कम हो सके। तो बच्चों एक बात समझो, जब भी एज लिमिट करेगी ना या अटेम्प्ट लिमिट करेगी, रिसेंट बच्चों को उससे कोई खतरा नहीं है। एटलीस्ट 2-3 साल टाइम देती है, उसके बाद उसे अप्लाई करती है। जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं या जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए कह देगी कि भाई आप लोग 3-4 साल के बाद अटेम्प्ट आपकी खत्म हो जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी अपीयर्ड हैं उनके लिए प्रावधान होता है कि उन्हें चांस दिया जाए। कहाँ हैं आप भाई? सिविल सर्विस का एज रिकमेंडेशन है कि सिविल सर्विस का एज घटा दिया जाए, 27 कर दी जाए। अभी रिसेंटली 32 है। एमबीबीएस वालों को, इंजीनियरिंग वालों को, प्रोफेशनल कोर्स वालों को ना देने दिया जाए, डीबीएड कर दिया जाए। क्या अप्लाई हो गया? 10 साल पहले ये रिकमेंडेशन आई और आज तक नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है। पॉलिसी बनाने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि जो बच्चे अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका क्या? बिल्कुल आपके बारे में सोचा जाएगा। आप बिल्कुल बिंदास होकर प्रिपरेशन करें, बिल्कुल टेंशन ना लें अटेम्प्ट की एज की। ये जब भी होगा आपको 3-4 साल पहले प्रेयर नोटिस देंगे। पॉलिसीज बनाने वाले बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत चीज़ों को जानते हैं। सो डोंट वरी बच्चे, बिंदास होकर प्रिपरेशन करिए। हम कुछ वजह से नहीं थे, पर अब हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद।